बच्चों, बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। अब साइंस का भी एग्ज़ाम होने वाला है। इसके पहले चलिए हम झटपट साइंस का रिवीजन कर लेते हैं। आज हम विद्युत के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आवेश। आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वो गुण है जिसके कारण वो किसी अन्य वस्तु पर लगने वाले विद्युत बल तथा चुंबकीय बल को महसूस करता है। आवेश दो तरह का होता है, एक प्लस और एक माइनस। आवेश का मात्रक कूलाम है। विद्युत धारा क्या है? इसको सबसे पहले किससे प्रदर्शित करें? आई से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा क्या है? ऋणात्मक। जो भी कोई भी चालक, यदि कोई चालक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। अब विद्युत धारा का यदि मार्ग इधर है तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा वो इधर होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का या आवेशों का प्रवाह और विद्युत धारा का प्रवाह ये दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। अब आवेशों के प्रवाह के लिए एक कार्य किया जाता है। यदि यह कार्य अनंत से किसी बिंदु पर आवेश को लाने में किया जाता है तो उसे विद्युत विभव कहते हैं। किंतु यदि ये कार्य एक चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले आने में किया जाता है तो इसे विभवांतर कहते हैं। किंतु दोनों का मात्रक समान होता है और वो है वोल्ट। अब दो तीन सूत्र हैं जिनको हम अपने बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए हम इसको जरूर हमें याद रखना होगा। और आप सूत्र याद करते समय अवश्य देखते रहिए कि हर चीज का मात्रक क्या होता है। जैसे पहला सूत्र हम आपको बता रहे हैं, I बराबर Q अपॉन T। धारा बराबर आवेश बटा समय। और Q का एक और सूत्र है, Q बराबर N इंटू E। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। और कूलाम, कूलाम हम बताया आपको कि कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। तीसरा सूत्र है V बराबर W अपॉन Q। विभवांतर या विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश या ऊर्जा बटे आवेश। इसका एक सूत्र और भी हो सकता है, W बराबर V गुणे Q। अतः अब हम आपको ये बताएं कि अगर विद्युत धारा की माप करनी है तो हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। विद्युत धारा की माप के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि विभवांतर की माप वोल्ट मीटर नामक उपकरण से होती है। R बराबर V अपॉन I हमारा अगला सूत्र है। और ये क्या है? ये है ओम का नियम। यदि कहा जाए कि ओम के नियम का गणितीय संबंध सूत्र दिखाइए तो आपको R बराबर V अपॉन I। यदि ओम के नियम का सत्यापन करना है तो इस ग्राफ के द्वारा कर सकते हैं। यदि विभवांतर और विद्युत धारा इनके बीच में हम ग्राफ खींचें तो हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। अतः ओम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि यदि कोई चालक तार जिसकी सभी भौतिक अवस्थाएं जैसे उसकी लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, पदार्थ, ताप आदि अपरिवर्तित रहें तो विभवांतर और धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं और इनको ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ओम का नियम सदैव चालकों के लिए ही सही पाया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अब नेक्स्ट है सूत्र आपका विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको रो से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर R गुणे A अपॉन L। A क्या है? क्षेत्रफल है तार का, और ये इसकी L लंबाई है। नया एक सूत्र यदि R का इससे हम और प्राप्त करना चाहें तो R बराबर रो गुणे L अपॉन A। और इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधों को देखिए, ये जो हम आपको ये दो बता रहे हैं ये सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरह से समझिए कि यदि प्रतिरोधों का मान अलग अलग प्रतिरोध तीन आपस में जुड़े हुए हैं और ये इस प्रकार से व्यवस्थित हैं बगल बगल, तो हम क्या देखते हैं कि इनमें एक समान धारा I बहती है। यानी श्रेणी क्रम में यदि
प्रतिरोध संयोजित होंगे तो उनमें बहने वाली धारा का मान सदैव इक्वल होगा। आई इसमें भी, आई यहाँ बहेगी और आई धारा ही यहाँ बहेगी। और यदि पूछा जाए कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है, टोटल प्रतिरोध क्या है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तारों के लिए मान्य होगा। जबकि यदि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है, तो इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि इनमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा। तो इनमें बहने वाली धारा का मान सब में अलग अलग होगा, I1, I2 और I3। और इनका तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। इसमें यह सूत्र लगेगा। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि 2, 3, 4 आपको प्रतिरोध दे दिए गए, उसके बाद ये पूछा जाएगा कि इसमें हम किस तरह से इसको जोड़ें कि हमें अधिकतम मान प्राप्त हो और किस तरह से न्यूनतम मान प्राप्त हो। तो यदि हम इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें अधिकतम मान प्राप्त होगा। जैसे कि अगर 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम 3 प्रतिरोध दिए गए हैं तो इनका अधिकतम मान क्या होगा, 2 + 3 + 4, 4 ओम आ जाएगा। और न्यूनतम के लिए 1/2, 1/3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब इसको आप हल करेंगे तो आपको ये न्यूनतम प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको हल करते रहने हैं। अब यदि किसी अप्लायंसेस में, मान लीजिए किसी विद्युत उपकरण में विद्युत धारा बह रही है, तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। वो प्रयोग करते करते वो गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप के लिए भी सूत्र है, H बराबर VIT/4.2 या V²T बटे 4.2R या I²RT बटे 4.2। इन सब का मान कैलोरी में है। और यदि जूल में आपको बदलना है तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। नेक्स्ट है विद्युत सामर्थ्य या पावर P बराबर W/T, ये इसके मान के भी बराबर होता है। और विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या है, वाट होता है। तो 746 वाट एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है इससे। फिर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोवाट सामर्थ्य का यदि कोई अप्लायंसेस है और 1 घंटे चलता है तो उसमें 1 यूनिट बिजली आपकी खर्च होगी। इस प्रकार से हम इस सूत्र के द्वारा सवाल हल कर सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल, या दशमलव हटा देंगे तो 36 × 10⁵ जूल। ये दोनों मान, दोनों में से अगर ऑप्शन बहुविकल्पी है तो जो भी मान हो वो दोनों सही होंगे। अब आपके विद्युत, इस चैप्टर में विद्युत बल्ब दिया गया है। विद्युत बल्ब में क्या है, दो क्वेश्चन मुख्य रूप से उसमें पूछे जाते हैं। एक तो विद्युत बल्ब की संरचना पूछ ली जाती है, उसके बाद विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु के बने होते हैं, तो इसका तंतु टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है टंगस्टन का, क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है टंगस्टन का, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। तो बल्ब बहुत तेज प्रकाश देने के बाद भी मेल्ट नहीं होता है क्योंकि टंगस्टन गलता नहीं है। और दूसरी चीज, इसके पतले तार बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार की धातु होती है कि इसके तार को हम मोड़ के पतला बना सकते हैं। फिर कौन सी गैस बल्ब में भरी होती है, इस बल्ब में अक्रिय गैस से भरी होनी चाहिए। यदि अक्रिय गैस नहीं होगी तो ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीकरण से क्रिया करके उसका वाष्पीकरण हो जाएगा और बल्ब की दक्षता और आयु कम हो जाएगी। अतः ऐसी गैस भरें जो क्रिया न करे, अर्थात नाइट्रोजन या आर्गन गैस को भरने का यही प्रयोजन होता है, ताकि ऑक्सीकरण और वाष्पीकरण ना हो और बल्ब की आयु और दक्षता बनी रहे।